डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट एमई 208 ऊष्मागतिकी एवं अंतर्दहन इंजन की फर्स्ट यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट एंड गैस लॉ के अंदर थर्ड जो टॉपिक है गैस लॉज, गैस के नियम जो हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। गैस लॉज के अंदर हम मेनली 3 जो लॉज हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है बॉयल्स लॉ, सेकंड चार्ल्स लॉ एंड थर्ड जोस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं गैस नियमों के अंदर बॉयल्स का नियम या बॉयल्स लॉ। यह क्या कहता है? किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि तापमान स्थिर रहे। तो इसे कहेंगे व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब तापमान स्थिर रहे, जब तापमान जो है वो कांस्टेंट रहे तो प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम जो है उसको करेगा। जहाँ पर P प्रेशर और V वॉल्यूम है तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं, तापमान स्थिर है तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। कहने का मतलब जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और यदि वॉल्यूम इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर कम होगा जब तापमान स्थिर रहे। इसे इक्वलिटी में यदि चेंज करेंगे तो PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो है यह इस तरीके से डिफाइन होगा, यानी कि दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा कांस्टेंट होगा यदि तापमान स्थिर रहे। यानी हम यहाँ पर यदि किसी ग्राफ के अंदर इस तरीके से मूव करते हैं 1 स्टेट से 2 स्टेट पर PV डायग्राम के अंदर, तब यदि फर्स्ट स्टेट पर मान लो प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है और 2 पर P2 और V2 है, तब जो P1 V1 इक्वल्स टू हो जाएगा P2 V2 व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यदि 1 से 2 तक आए और तापमान स्थिर रहा तो ये गुणनफल बराबर होंगे। P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। यह कहता है बॉयल्स लॉ व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसे हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि एक कंटेनर दे रखा है ग्लास का जिसके ऊपर एक ढक्कन है और इसके अंदर कोई ग्रीन बता रखा है जो कोई लिक्विड है जिसका आयतन 1 लीटर है, और इस ढक्कन पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है वो लग रहा है 1 atm प्रेशर। यदि मैं प्रेशर इंक्रीज़ करूं, यानी जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे बढ़ाकर मैं उस पर वेट रख देता हूं या दाब बढ़ाकर मैं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देता हूं, प्रेशर जो है दुगुना कर देता हूं, तो हम जानते हैं इस लॉ के अनुसार वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? आधा। तो जैसे जैसे मैं प्रेशर इंक्रीज़ करूँगा तो वॉल्यूम हो जाएगा आधा लीटर। ये 1 लीटर पहले था, अब ये आधा हो जाएगा व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज देन वॉल्यूम इज डिक्रीज। जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। हम जानते ही हैं यदि ढक्कन है उसके ऊपर दाब बढ़ाएंगे तो वो नीचे की तरफ मूव होगा और जो आयतन है वो कम होगा व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इसका यदि उल्टा प्रोसेस करें हम कि यदि दाब जो है 2 एटमॉस्फेयर हैं और वॉल्यूम ये आधा जो है लीटर हैं, यदि मैं डिक्रीज़ करूं प्रेशर को 2 से यहाँ पर मैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ लाऊं, तो मैंने दाब जब कम कर दिया है तो अंदर जो गैसेज है वो एक्सपेंड होगी, जगह ज़्यादा घेरेगी और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा। तो जैसे जैसे दाब कम करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और जो लिक्विड या गैसें हैं वो ज़्यादा जगह घेरेगी। तो इस तरीके से हमने 2 चीज़ें पढ़ गई। व्हेन टेम्परेचर इज़, ये ध्यान रखना है कंडीशन, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। तो जहाँ तापमान स्थिर रहेगा तब दाब बढ़ाने पर आयतन घटेगा और आयतन बढ़ाने पर दाब घटेगा। इस तरीके से बॉयल्स लॉ डिफाइन होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चार्ल्स का नियम क्या कहता है। तो चार्ल्स का नियम जो है वह रिलेशन बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जब दाब स्थिर रहे। तो कहता है इस नियम के अनुसार किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके तापमान के समानुपाती होगा यदि दाब स्थिर रहे। यदि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तब जो वॉल्यूम होगा वो इन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। जैसा कि यहाँ दिखाया गया है जो वॉल्यूम है वो तापमान के अनुक्रमानुपाती होगा। इसे यदि मैथमेटिकल इक्वलिटी में कन्वर्ट करें तो V/T जो है T को
भेज देंगे तो V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि दोनों का जो रेशियो होगा वॉल्यूम और टेम्परेचर का वो हमेशा स्थिर रहेगा जब दाब स्थिर है। इसे हम ग्राफ से समझें यदि, तो इस तरीके से यदि ग्राफ बनाए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, यहाँ पे हम कह रहे हैं दाब स्थिर है, तो ये स्ट्रेट लाइन दाब कांस्टेंट के लिए जो है लाइन होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 और 2 पर जाते हुए जो प्रेशर है वो P1 इक्वल्स टू P2 है। तो जब प्रेशर इक्वल होगा तो 1 स्टेज पे जो है और 2 स्टेज पे जो वॉल्यूम V1 और V2 वो चेंजेस होंगे और तापमान परिवर्तित होगा। तो जो रेशियो होगा यहाँ पे, जैसे फर्स्ट स्टेज पे मान लो T1 और V1 है, यहाँ पे T2 और V2 है, तो रेशियो जो होगा वो हो जाएगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से रेशियो आ जाएगा तापमान और आयतन का। ये कहता है चार्ल्स लॉ कि दाब स्थिर रहे तो दोनों का जो रेशियो है वो इस तरीके से V1/T1 इक्वल टू V2/T2 होगा। इसे हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि यदि एक कंटेनर दे रखा है जिसके अंदर जो दाब है वह 1 एटमॉस्फेयर है और इसका आयतन जो है वो 0.5 लीटर, आधा लीटर है, और तापमान इसका 200 केल्विन है। यदि मैं इस कंटेनर को हीट सप्लाई करता हूँ, मैं यदि हीट दूंगा तब जब ये यहाँ से इस तरीके से जाएगा तो हीट देने पे हमें पता है पार्टिकल सारे दूर दूर मूव करेंगे, चाहे गैस हो चाहे लिक्विड हो, तब यह आयतन बढ़ेगा। तो हीट जैसे जैसे सप्लाई करेंगे तापमान इंक्रीज होगा और आयतन भी बढ़ेगा। यही कहता है चार्ल्स लॉ, जब जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, बाहर से जो ढक्कन पर अभी भी प्रेशर लग रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर ही लग रहा है, तो तापमान है 200 से ये 400 केल्विन हो गया और आयतन भी आधा लीटर से 1 लीटर। तापमान यदि डबल हुआ तो आयतन भी डबल होगा, क्योंकि यह अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो जैसे जैसे हीट देंगे वैसे वैसे यदि दाब स्थिर रहे तो आयतन बढ़ेगा, साथ साथ में जो टेम्परेचर है वो भी उसी रेशियो में बढ़ता रहेगा। इसका यदि उल्टा प्रोसेस देखें कि कूलिंग करें यदि, तो क्या होगा, तो यदि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है और बाद में भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो वॉल्यूम यदि V जो है 1 लीटर है, तो इसमें से यदि हीट मैं बाहर निकालूं, यानी इसे ठंडा करते हैं यदि, तो हीट बाहर निकालेंगे तो पार्टिकल सारे रेस्ट में आएंगे, नीचे नज़दीक आएंगे सारे, तो आयतन है वो कम होगा। और यदि मैं हीट बाहर एक्सट्रैक्ट करूँगा, इससे हटा के बाहर निकालूंगा, तो तापमान भी कम होगा। तो तापमान 400 केल्विन से ही आ जाएगा 200 केल्विन, तो तापमान आधा हो गया, तो जो वॉल्यूम है वह भी आधा हो जाएगा जब दाब स्थिर रहे। 1 एटमॉस्फेयर ही दाब लग रहा है, तो कूलिंग करने पर इस तरीके से तापमान कम होगा, साथ साथ में जो वॉल्यूम है वह भी कम हो जाएगा। तो इस तरीके से चार्ल्स लॉ को हीटिंग और कूलिंग से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो है, लास्ट जो है वह है जूल का नियम। जूल का नियम क्या कहता है? जूल का नियम जो डिफाइन किया गया है वह किया गया है आंतरिक ऊर्जा के लिए। वह ये कहता है, इस नियम के अनुसार किसी भी गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल उसके तापमान का फलन है, दूसरा किसी का भी ये फंक्शन नहीं है। सिर्फ तापमान में यदि परिवर्तन होगा तो इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। दाब और आयतन में जो परिवर्तन होंगे उस पर यह निर्भर नहीं करती है, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज हो जाए उससे आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंतरिक ऊर्जा तभी परिवर्तित होगी जब टेम्परेचर जो है वह परिवर्तित हो। तो इसे हम मैथमेटिकल फॉर्म में यदि डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे कि जो है फंक्शन ऑफ यू टी जो है इक्वल्स टू 0, यू इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो है आंतरिक ऊर्जा है वह सिर्फ और सिर्फ तापमान का फलन होती है। डिफरेंशियल करेंगे तो डी यू इज इक्वल्स टू सी वी डी टी, कॉन्स्टेंट सी वी जो है स्पेसिफिक हीट एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और चेंज इन टेम्परेचर, जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा उसी का गुणनफल सी वी के साथ करने पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्राप्त होगा। टोटल इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हम कर देते हैं इंटीग्रेशन, तो डी यू जो है डी यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ सी वी डेल्टा टी। सी वी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो डी यू जो होगा इज इक्वल्स टू सी वी डी टी। डी यू इज इक्वल्स टू सी वी डेल्टा टी जो है, सॉरी
होगा, यानी कि टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू CV इंटू टोटल चेंज इन टेम्परेचर जो है वह होगा। तो आंतरिक ऊर्जा, जैसा कि इस फॉर्मूले से हमें ज्ञात होता है कि तापमान में परिवर्तन के साथ आंतरिक ऊर्जा परिवर्तित होगी और वह C डेल्टा U इज इक्वल्स टू CV डेल्टा T के बराबर होगी। यदि वहाँ पर तापमान में परिवर्तन नहीं है और तापमान कांस्टेंट रहता है तो आंतरिक ऊर्जा जो है वो हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी जीरो होगा, जितनी उसकी ऊर्जा पहले थी उतनी की उतनी रहेगी। और यदि तापमान किसी लिक्विड का या गैस का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आंतरिक ऊर्जा है उस गैस या लिक्विड की वह भी वही रहेगी। इस तरीके से हमने 3 लॉ जो हैं उनके बारे में आज स्टडी की। फर्स्ट था बॉयल्स लॉ, जो कि वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में रिलेशन बताता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। सेकंड चार्ल्स लॉ, जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है। और थर्ड जो है जूल्स लॉ, वो आंतरिक ऊर्जा के लिए है कि आंतरिक ऊर्जा है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, वह दाब और आयतन पर निर्भर नहीं करती। नेक्स्ट क्लास में हम आगे जो है आदर्श गैस समीकरण उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।